दो देश, एक मजबूत जुड़ाव। हम बात कर रहे हैं भारत और म्यांमार की। नमस्ते, मैं आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, भारत और म्यांमार ये सिर्फ पड़ोसी देश नहीं हैं, बल्कि संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय और लोगों के बीच का गहरा लगाव ये मिसाल है अपने आप में भारत और म्यांमार की। लेकिन मौजूदा परिदृश्यों में ये रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, आज इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। बता दें कि आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं रविंद्र जैन जी। रविंद्र जैन जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आप गोपियों के म्यांमार के अध्यक्ष हैं हाँ जी। और लगातार सामाजिक उत्थान में हैं, और जो रिश्ते हैं भारत और म्यांमार के, उस पर आप काम करते हैं। सबसे पहले सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मौजूदा परिदृश्य में भारत और म्यांमार के जो रिश्ते हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये ज़रूर बताइए। साथ साथ में आप अपने बारे में भी थोड़ा बताइए, हम जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से निकलकर म्यांमार तक, और इतना बड़ा आप एक उद्यमी भी हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर मैं आपका जवाब सबसे पहले चाहूँगा सर। नमस्कार, सुदर्शन टीवी के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आ, जैसे आपने पूछा मेरे से, पहले मैं आपको बताता हूँ। भारत और म्यांमार के जो रिश्ते हैं वो अभी तक के एक सबसे अच्छे दौर से चल रहे हैं, और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो अभी हमारे म्यांमार के राष्ट्रपति श्री मेओलाइन यहाँ जो 5 दिन की यात्रा में आए हुए हैं, कल वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिलेंगे, और इस द्विपक्षीय जो बातचीत होगी, इससे जो हमारा रिलेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है उसमें और 4 चांद लगेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आज जब मैंने इंडिया म्यांमार कॉन्क्लेव जो आज ताजमहल होटल में था वो अटेंड किया, उसमें म्यांमार के प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेशन भाषण दिया। उसमें उन्होंने बोला कि हम सभी इंडियन कंपनी का स्वागत करते हैं, वो म्यांमार में आएँ, अपना इन्वेस्टमेंट भी करें और ट्रेड भी करें। क्योंकि आपको शायद मालूम है या नहीं पता नहीं, इंडिया में जो हम दालें खाते हैं वो मोस्टली म्यांमार से आती हैं। अच्छा। हाँ, म्यांमार से हम लोग बहुत सारी दाल इंपोर्ट करते हैं, वो लगभग $2 बिलियन का। म्यांमार का जो एक्सपोर्ट है भारत के लिए वो ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। और म्यांमार में जो वहाँ के लोग जो दवाई खाते हैं उसमें से 60% जो दवाई होती है वो इंडिया की बनी होती है। तो इंडिया और म्यांमार का जो रिलेशनशिप है वो सदियों पुराना है, क्योंकि म्यांमार की जो पॉपुलेशन है उसमें 90% जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट को धर्म फॉलो करते हैं। और म्यांमार के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनके एक जीवन में एक इच्छा ज़रूर होती है कि एक बार वो बौद्ध गया जाएं। तो इसलिए उनका मन से बहुत ही लगाव है भारत के जो प्रति। राष्ट्रपति आए हैं वो गए हैं, आई गेस वो या गए दौरे की शुरुआत ही वहीं से हुई। यस। ये अपने आप में बड़ी चीज़ थी। अब चूंकि आपने राष्ट्रपति की बात की है तो मैं उन्हीं से संबंधित सवाल पूछना चाहूँगा। उनके इस दौरे को मौजूदा परिदृश्य में जो दुनिया में चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को समझते हुए कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, और जो भारत और म्यांमार के संबंध रहे हैं, क्या ये माना जाए कि उसको एक नई गति यहाँ से मिलेगी? और प्रधानमंत्री मोदी से जब उनकी मुलाकात प्रस्तावित है, इन तमाम चीज़ों को किस प्रकार से आप देखते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? आ, भारत म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं उनका राष्ट्रपति बनने के बाद पहला दौरा किसी कंट्री का, और वो भी इंडिया का होना, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। ये खुद बताता है कि भारत और म्यांमार के जो रिश्ते हैं वो कितने अच्छे हैं, और अभी मुझे पूरा विश्वास है कि वो और अच्छे होंगे। और उनका सबसे पहले अपने देश से किसी भी ऑफिशियल विजिट में जाना और बोध गया आना और वहाँ भगवान बुद्ध के दर्शन करना, वो भी दिखाता है कि वो कितने अपने धर्म में विश्वास करते हैं और वो बुद्ध भगवान को कितना मानते हैं। और जहाँ तक मुझे म्यांमार की जो प्रेसिडेंट है और नया जो गवर्नमेंट है वो भारत की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं, और वो सब तरह के बिजनेस में भारत के लिए सहयोग करेंगे। और मैं भी अभी आपके सभी दर्शकों को बोलता हूँ, ये सही वक्त है अगर आपको छुट्टियां मनानी हैं। पहले तो अगर आप चाहें तो अपने देश में छुट्टी मनाएं, वो सबसे अच्छा है।
और अगर आपको विदेशी जाना है तो आप म्यांमार आइए। Happiest country. हाँ, हैप्पीएस्ट कंट्री। इसके अलावा म्यांमार में आपको जो 5 स्टार होटल $50-60 में मिल जाएगा, और आपको इंडियन के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, और देखने को वहाँ सब कुछ है। सर, आप भारत और म्यांमार के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं, आप उसको हमेशा बढ़ावा देते हैं, आपकी कंपनियां ओन करते हैं। हम्म। और आपने बोला भी हैप्पीएस्ट कंट्री है म्यांमार। तो अभी के जो सिचुएशन है पूरी दुनिया की, उस सिचुएशन को हमें अगर इससे कनेक्ट करें भारत और म्यांमार के बीच में, तो व्यापार के हिसाब से अगर हम देखें सर, तो क्या चुनौतियां हैं इस वक्त, और आने वाले समय में किन चुनौतियों को हम सामना करने जा रहे हैं, और क्या सजेशन आपका रहेगा कि चीज़ों से आसानी से निपटा जा सके? जैसे आपको मालूम है, म्यांमार का जो कंट्री है, उस जब आप म्यांमार जाते हैं तो उनका स्लोगन है वेलकम इन गोल्डन लैंड। आ, तो म्यांमार का जो जियोग्राफिक सिचुएशन है वो कंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए म्यांमार की जो भी गवर्नमेंट है उससे सारी दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उससे अच्छे रिलेशन बनाना चाहती हैं, क्योंकि म्यांमार का बॉर्डर चाइना से लगता है, भारत से लगता है, थाईलैंड से लगता है और लाओस से लगता है। तो म्यांमार में एक, जैसे मैंने आपको बताया, म्यांमार दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जिसमें नेचुरल रिसोर्स बहुत है। लगभग जो अभी रिसर्च डाटा पब्लिश्ड हुआ है, 5 से 7% रेयर अर्थ मिनरल म्यांमार के पास है। तो कोई भी कंट्री चाहेगी कि उसके म्यांमार से अच्छे रिलेशन बने, जिससे वो रेयर अर्थ मिनरल पे उनको हेल्प करे और वो रेयर अर्थ मिनरल निकाल पाए। दूसरा, जैसे आपने जो करंट परिदृश्य है उसमें म्यांमार और भारत अगर मिलके काम करते हैं तो वो दोनों कंट्रियों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि म्यांमार भारत के लिए आसियान कंट्री का गेटवे है। अच्छा सर, आपने अभी अपने वक्तव्य में चीन की बात की। चीन, म्यांमार को लेकर जब मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारी चर्चाएं भी हम सुनते हैं कि चीन का प्रभाव म्यांमार में बढ़ रहा है। उस दिशा में अगर हम चीज़ों को समझें, तो भारत के लिए म्यांमार कितना ज़रूरी हो जाता है सर? आ, जब से हमारी ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से भारत की जो पॉलिसी रही है उसमें नेवर फर्स्ट, और वो बहुत ही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। पहले हम लोगों का जो पॉलिसी था वो कि वहाँ किसका गवर्नमेंट है किसका गवर्नमेंट नहीं है वो सब देख के भारत गवर्नमेंट की पॉलिसी होती थी। अभी जो करंट भारत की गवर्नमेंट है उसमें उनका जो मेन उद्देश्य है कि भारत के लिए क्या अच्छा है। म्यांमार में किसका गवर्नमेंट है या किसका गवर्नमेंट नहीं है, वो म्यांमार के कंट्री के लोगों का इंटरनल मामला है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ये एक तरह से अच्छी पॉलिसी है। और इसलिए भारत सरकार, अभी हमारे जो करंट राजदूत हैं मिस्टर अभय ठाकुर, और भारत की गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है। जब अभी राष्ट्रपति जी ने शपथ ली थी उस दिन हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं हिज एक्सीलेंस थी कीर्तिवर्धन सिंह, उनके शपथ समारोह में आए थे। और उसी वक्त शायद उन्होंने प्रधानमंत्री का इनविटेशन लेटर दिया था कि वो यहाँ ऑफिशियल विजिट पे आए। और रही बात चाइना की, तो चाइना के लिए म्यांमार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें अपना सीपैक जो उनका प्रोजेक्ट है वो करना है। बट जितना मैं पिछले 17 साल में म्यांमार को जानता हूँ, म्यांमार के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। वो भी पहले, सबसे पहले वो अपना फ़ायदा देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि म्यांमार पे इस कंट्री का इन्फ्लुएंस है, उस कंट्री का इन्फ्लुएंस है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। उनका इन्फ्लुएंस उनके के देश के लिए क्या अच्छा है उस पे ज़्यादा रहता है। सर, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ केयर भारत की पहचान है, और आप भी इन दो क्षेत्रों में काम करते हैं, अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपने हमें बताया जब आपसे बातचीत हो रही थी। सर, इन तमाम चीज़ों को लेते हुए अगर मैं आपसे समझूं, तो आपने लोगों की बात भी की कि म्यांमार के लोग, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि म्यांमार के लोग हम भारतवासियों को किस प्रकार से देखते हैं और भारत को किस प्रकार से देखते हैं, इन दोनों सेक्टर्स को समाहित करते हो, हेल्थ केयर, हेल्थ की जो मैंने बात की, और जो मेडिकल केयर और जो टूरिज्म है। हाँ, तो अभी मैं, जैसे आपने शायद न्यूज़ पढ़ा होगा कि अभी अब एक भारत के डॉक्टर्स ने ही हमारे म्यांमार के करंट जो प्रेसिडेंट हैं उनका स्पाइन सर्जरी किया था, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, और वो बहुत खुश भी है। और म्यांमार के लोग मोस्टली इंडिया को बहुत अच्छा मानते हैं, वो इंडियन लोगों को चाहते हैं और वो इंडिया विजिट करना चाहते हैं। और हमारी कंपनी 4R
कंसल्टेंसी, अपोलो हॉस्पिटल और जैसे मणिपाल हॉस्पिटल और भारत के फोर्टिस, मेदांता बड़े बड़े हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करती है उधर, जैसे एससीजी ऑन्कोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करती है। और हमारी कंपनी म्यांमार के पेशेंट को इंडिया इलाज के लिए भेजती है और उन्हें वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा हम लोग एजुकेशन में भी हैं, जैसे कि हम इंडियन यूनिवर्सिटी को म्यांमार में रिप्रेजेंट करते हैं जी। और हम लोग चाहते हैं कि म्यांमार के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भारत आएँ, वो पढ़ें और भारत के बारे में और ज़्यादा जानें। सर, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और युवा उद्यमिता, यानी जो यंगस्टर्स अपना स्टार्टअप वगैरह लेकर आते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेते हुए अगर मैं आपसे समझूं तो क्या आपको लगता है कि भारत और म्यांमार मिल के कुछ नए आयाम स्थापित कर कर सकते हैं इस दिशा में, या कोई नया मॉडल बना सकते हैं उस दिशा में? अगर आप कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहें सर। या भारत का हमारा जो कंपनी है भारत, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। म्यांमार में बहुत कुछ कोलैबोरेशन किया जा सकता है आज भी। जैसे राष्ट्रपति मौलाना जी ने बोला कि वो भारतीय कंपनी को इनवाइट करते हैं कि आप वहाँ आके अपना फैक्ट्री लगाइए, फार्मा में स्पेशली और बाकी सेक्टर में भी। जैसे अभी मैंने देखा है, आप जाएंगे नोएडा में या दिल्ली में, यहाँ आजकल हर कोई अवागाडो खाना चाहता है हाँ। और अवागाडो यहाँ बहुत महंगा है और म्यांमार में वन ऑफ द बेस्ट अवागाडो मिलता है। अगर कोई लोग वहाँ जाके अवागाडो इंपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत अच्छा बिजनेस हो फैशनेबल फ्रूट हो गया सर हमारे यस। हाँ, तो वो वहाँ बन मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत सस्ता है। और म्यांमार में फ्रूट्स बहुत अच्छे आते हैं। मोस्टली अभी भी वहाँ के म्यांमार के लोग बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए जो वहाँ का फ्रूट्स, वहाँ की दाल, राइस सब कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। हैप्पीएस्ट कंट्री म्यांमार को कहा जाता है। हम जब भी म्यांमार की बात करते हैं तो ये कहा जाता है दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला शहर। खुश रहने के लिए क्या करते हैं आप लोग इसमें? म्यांमार दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री के अलावा वन ऑफ द मोस्ट जेनरस कंट्री है, क्योंकि म्यांमार का जो बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि 90% प्लस लोग वहाँ बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं और बुद्धिज़्म कर्मा थ्योरी में बिलीव करता है, जो हिंदुइज़्म भी करता है। तो उनका बहुत स्ट्रांग मानना है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे हमको फल मिलेगा। तो वहाँ आपको आपका जैसे जो मेरा ड्राइवर है या हमारे ऑफिस में जो सबसे लोअर लेवल पे जो काम करता है ना, वो भी अपना 25 से 30% जो उसका इनकम है वो डोनेट करता है। वहाँ डोनेशन ब्लड में रन करता है। और हैप्पीनेस के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हैप्पी तक तभी होंगे जब आपका एनवायरनमेंट हैप्पी होगा। आप एब्सोल्यूट में हैप्पी नहीं हो सकते। और दूसरा एक और है कि हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप म्यांमार के लोग ज़्यादा कल के बारे में नहीं सोचते हैं और जो है आज है, कल जब होगा तब की तब से देखी जाएगी। वो भी एक उनकी हैप्पीनेस का कारण है। दूसरा, जैसे मैंने अभी जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो मैं वहाँ के लोग दूसरा हमेशा जो सिचुएशन है अगर वो नहीं चेंज कर सकते तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास हर वक्त ज़िंदगी में दो ऑप्शन होते हैं, या तो इतने पावरफुल बनो कि सिस्टम चेंज कर दो। अगर सिस्टम चेंज करने की आप में पावर नहीं है तो सिस्टम को एक्सेप्ट करो, अपने आप को उसको अनुसार ढल जाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन उस सिस्टम में रह के और आप बदल भी नहीं सकते और वहाँ उसको नेगेटिव बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हैप्पीनेस का सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसा होने से कोई हैप्पी नहीं होता है। हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। बहुत सारे लोग एक झोपड़ी में भी रह के हैप्पी होते हैं, बहुत सारे लोग महलों में रह के भी अनहैप्पी और हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा है तो सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पैसा इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग। जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो सर ने बताया। सर, अगर भारत और म्यांमार इन दोनों देशों को, चूँकि आपका बड़ा अनुभव रहा है भारत में भी, म्यांमार में भी, आपने यहाँ पर ज़ीरो से शुरू किया और वहाँ पर आप इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करके आप गोपियों को लीड कर रहे हैं। अभी मैं आपसे सर अगर समझूँ तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन दोनों देशों को? अगर एक इन जनरल मैं आपसे सवाल पूछूँ, भारत और म्यांमार दोनों को एक-एक सुझाव अगर आपसे मैं पूछूँ तो क्या होंगे जिससे आने वाले 5 वर्ष ये बायलैटरल जो संबंध है, द्विपक्षीय संबंध, वो और मजबूत हों भारत और म्यांमार के बीच में?
दोनों देशों का जो मेरा सबसे पहले सुझाव है कि जो भी हम लोग अगले ये 4-5 दिन में प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति की बातें होती हैं, और इस 5 दिन की विजिट से जितनी भी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी तरह दोनों तरफ से होना चाहिए। क्योंकि एग्जीक्यूशन होगा तभी कुछ मतलब है, नहीं तो आप बहुत सारी बातें करते हैं तो बातें बातें होती रहती, तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए। भारत गवर्नमेंट के लिए ये मेरा अपना देश है, ये हम भारतीय हैं। इसमें एक ही है कि हमारा देश धीरे धीरे, जो मुझे लगता है कि हम लोग मॉरली करप्ट होते जा रहे हैं, तो वो हम लोगों को अपने मॉरल्स पे, अपने बच्चों के संस्कार पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले जब यहाँ देखते थे, जब आप किसी भी सिटी में जाओगे तो आपको हार्डली आपको दुकान देखनी पड़ती थी कि आपको शराब की दुकानें गिनी चुनी होती थी। अब आप दिल्ली में उतरते ही साथ गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, आपको शराब कदम 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 है, जो कि ना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ना आपके जेब के लिए अच्छी है, ना आपकी फैमिली के लिए अच्छी है। सिर्फ शराब बेचने वाले के लिए अच्छी है। और के लिए अच्छी है। और शराब वैसे जो लोग ज़्यादा पीते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन फिर आपको भी तो हम नहीं है बेचनी कि है। नहीं, हमारा हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छी है। फिर भी हम नहीं चाहते कि यार आप शराब पे इतना पैसा कराएं और स्मोकिंग पे पैसा ये पैसा बचा के आप अपने बीवी बच्चों पे, माँ बाप पे और आपकी सेहत के लिए ध्यान रखें। एक अंतिम सवाल सर लेंगे इस पॉडकास्ट में। मन तो बहुत कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन अभी सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी म्यांमार गए थे। विराथू जी का उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस इंटरव्यू किया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। अ, उनके उस विजिट को आप किस प्रकार से देखते हैं, उस पर अगर आप 2 शब्द कहना चाहें तो प्लीज़। सुरेश चौहान जी से मैं वहाँ मिला था, जब उन्होंने जो इंटरव्यू किया था वो वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू उन्होंने किया था। जब वो आए थे, उन्होंने जितने भी लीडर्स हैं इंडियन समाज के, उनके साथ एक डिनर रखा गया था। हम लोगों को उन्होंने गाइडेंस किया कि हमको कैसे आगे बढ़ाना है जिससे हिंदू और सनातन धर्म बढ़े। और उनकी विजिट एक बहुत अच्छी शुरुआत है, और हम चाहेंगे कि वो आगे भी विजिट करें, और जो हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया था उसको और हम आगे की तरफ लेके जाएं। रविंद्र जी, आपने अपने अनुभव और अपने विचारों के माध्यम से बहुत कुछ हमें बताया, विशेष तौर पर भारत और म्यांमार के संबंधों के बारे में। इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच सर। बाकी सुदर्शन न्यूज़ पे खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद।